हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज की इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वीडियो का पार्ट नंबर 46 में डिस्कस करने वाला हूं। पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा जैसे सीजीएल के एग्जाम में, और बाकी वे सारे एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इसका पीडीएफ और क्विज टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्विज के लिए जरूर कनेक्ट रहिए टेलीग्राम से। बहुत दिनों का पीडीएफ पड़ा हुआ है तो उसको आज अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, देन लेट्स गेट अप पार्ट नंबर 46 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आजकल तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। वोकैब का सेक्शन होता है, प्रोसीड का सही स्पेलिंग बताना है। प्रोसीड का क्या होना चाहिए? सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी है। प्रोसीड में पी सिंगल आर होता है, सी और यहाँ पे ई डबल होता है। कुछ और मैं बताता हूँ जहाँ से लोग कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले तो वैक्यूम है, जो कि बहुत लोग गलत लिखते हैं। यहाँ पे भी ए डबल सी नहीं, डबल यू और एम होता है वैक्यूम में, देखिएगा ना। फिर होता है एक हरासमेंट का, अगर एग्जांपल बताऊं तो HARASS, हरास MENT। तो इसको याद रखिएगा, हरासमेंट भी गलत करते हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं डबल आर होगा, तो ये डबल आर नहीं होता है, सिंगल आर होता है। हाँ, एस डबल होता है यहाँ पे हरासमेंट। उसके बाद एक एम्ब्रेसमेंट होता है, शर्मिंदगी, तो EMBA होता है। EMBA यहाँ पे डबल RASS होता है, और उसके बाद MENT आप लोग लगा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे डबल आर और डबल एस। तो इम्ब्रेसमेंट में दोनों जगह डबल आर और डबल एस होता है। ओकेजन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, OCCASION। तो ओकेजन का स्पेलिंग ऐसे होता है, डबल CA, यहाँ पे डबल एस नहीं होता है। उसके बाद ऑकरेंस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, OCCURRENCE। तो डबल सी और डबल आर दोनों होता है ऑकरेंस में ना, तो इसको ध्यान रखें। तो इस तरह से कुछ स्पेलिंग्स हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको तो याद रखें। प्रोसीड का सही स्पेलिंग ए हो गया। एक सक्सीड का ही बताता हूँ, SUCCEED और D। सक्सीड और प्रोसीड एक जैसा लग रहा है तो इसको सोचा बता दो। तो सक्सीड का स्पेलिंग ए हो गया। तो इस तरह से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 हो गया आपके समक्ष ये क्वेश्चन। तो इतना सारा देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। SSC वगैरह के एग्जाम देखिएगा ना, तो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आई ओनली वांट डैश लिटिल इन माई टी। तो क्या लगेगा? एन, अ, फ्यू या फिर द। देखिए यहाँ पे लगेगा आपका फ्यू, तो कट गया ऐसे। फ्यू जो है आपको नंबर के लिए आप लोग यूज करते हैं। ए और एन तो ऐसे कट जाएगा, यहाँ पे एन का कोई सेंस बन नहीं रहा है। और द भी तो यहाँ लगना नहीं है, ए ही लगेगा। और लिटिल सही वर्ड होगा। और लिटिल क्या होगा? और लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा बहुत। क्या होगा? आई ओनली वांट और लिटिल इन माई टी, यानी कि कुछ ही मात्रा में हमको चाहिए चाय में, जो भी चाहिए होगा उसको। तो बोल रहा है कि आई ओनली वांट और लिटिल इन माई टी, मुझे जो है चाय में थोड़ा बहुत चाहिए। तो थोड़ा बहुत का सेंस क्या होगा? चीनी का मांग यहाँ पे किया जा रहा है, शुगर का। समझ गए? तो और लिटिल सही वर्ड होगा। लिटिल का मतलब होता है हार्डली, ये नहीं ना, मतलब मुश्किल से ही कुछ होता है। और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत। ओके, तो इसको याद रखें। ऑल लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस बता दिया। फ्यू का यूज आप लोग नंबर के लिए करते हैं, जैसे बता चुका हूं। लिटिल का यूज आप लोग क्वांटिटी के लिए करते हैं, तो यहाँ क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा था, इसलिए लिटिल लगा दिया। और ऑल लिटिल लगेगा, द लिटिल नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, डैश बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। देखिए इसमें तो आपको सेंस पता होना चाहिए, सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तब जाके बनेगा। और इफ, एज लॉन्ग एज, इन स्पाइट ऑफ और ऑल्दो। एज लॉन्ग मतलब होता है ना कि जब तक की। इन स्पाइट मतलब ऑफ मतलब होता है के बावजूद भी। और ऑल्दो मतलब तो हालांकि होता है। तो यहाँ पे सेंस क्या देगा? इन स्पाइट ऑफ ही इसका सही नहीं देगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वह विद्यालय गया। तो यही स्पेलिंग इसका, सॉरी, ये जो ऑप्शन नंबर सी है वही जो है करेक्ट इसका मीनिंग देगा, इसको जब फिल किया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ऑल्दो मतलब हालांकि, और एज लॉन्ग मतलब जब तक। इफ तो कोई से मीनिंग नहीं है। द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर इज। अब देखिए आपको जेंडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अलग अलग एग्जाम देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन नाउन और नंबर से सिंगुलर प्लूरल पूछते हैं, और जेंडर भी चेंज करने के लिए आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो बैचलर का पूछा गया है, तो बैचलर का मेड होता है ना। चलिए, गर्ल किसका होगा? बॉय का। लेडी होगा आपका, जो आप लोग जेंट्स वगैरह बोलते हैं ना, उसका लेडी हो जाएगा। और मेन का वुमेन हो जाएगा। वीमेन एक प्लूरल नाउन है ना, तो मेन का प्लूरल मैन का प्लूरल मेन होता है, और वुमन का प्लूरल वीमेन होता है। तो दोनों नाउन जो है प्लूरल है। वोवेल का ट्रांसफॉर्मेशन से भी जो है बनता है प्लूरल, आपको आइडिया होगा। जैसे गुज का गिज हो गया, फुट का फिट हो गया, टूथ का टीथ बन जाता है। तो इस तरह से कुछ होते हैं।
तो इसको मेड लगा लीजिएगा, बैचलर का मेड होता है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, क्वेश्चन देखिए अच्छा है। इंडेक्स का प्लूरल क्या होगा? इंडेक्सी हो जाएगा, इंडिसेस हो जाएगा, इंडेक्सिस ऐसे हो जाएगा, या फिर इंडेक्स ऐसे हो जाएगा, एक्स एस लग जाएगा ओनली। तो इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है ना, तो ध्यान रखिएगा इंडिसेस इसका प्लूरल होता है। एक इसका प्लूरल और होता है इंडेक्सेस, ENDEX, लेकिन यहाँ पे ES लगता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह इंडिसेस मतलब होता है ना सूचकांक, क्या होता है? इसका मतलब होता है सूचकांक, इंडिसेस मतलब होता है सूचकांक, और ये इंडेक्सेस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सूचियाँ, जो लिस्ट होता है ना कोई चीज़ का, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रख लीजिएगा। इंडिसेस मतलब सूचकांक, जिससे निकलता है ना कोई, आप लोग पढ़े होंगे जो सूचकांक वगैरह किसी चीज़ का निकला है ग्लोबल जेंडर गैप में ठीक है, तो उस तरह से सूचकांक वगैरह हो गया। और इंडेक्सेस मतलब सूचियाँ, कोई चीज़ का लंबा लिस्ट वगैरह होता है, तो उसको आप लोग इंडेक्सेस के नाम से जानते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी ए और एम। कोई जो है से एक प्रोफेशन में या कोई व्यापार वगैरह में कह सकते हैं कि अगर जो नया है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, तो जो अभी वर्तमान में सीख रहा है या फिर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको आप लोग नोवाइस बोलते हैं ना। तो वन वर्ड में नोवाइस बोला जाता है, नौसिखिया इसको बोला जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। एक्सपर्ट वगैरह नहीं होगा, एक्सपर्ट स्टार्टर वगैरह एक्सपीरियंस मत लगाइएगा, इसके लिए वन वर्ड जो होता है वह नोवाइस ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज। ब्रीफ का सिनोनिम बताना है। ब्रीफ मतलब क्या होता है? ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट में, कोई चीज़ जो है आप लोग बोलते हैं कि ब्रीफ में इसको बताओ, यानी कि शॉर्ट में डिस्कस करो। ओके, तो ब्रीफ हो जाएगा। लिमिटेड तो नहीं होगा, लिमिटेड मतलब होता है कोई चीज़ आपको आवश्यकता के बराबर हो या उससे कम हो तो आप लोग बोलते हैं कि लिमिटेड है, किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। डिटेल मतलब तो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के। स्मॉल तो आप लोग बिग का स्मॉल बोल सकते हैं ना। चलिए सही, इसका सिनोनिम शॉर्ट ही होगा, देख लीजिएगा। ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट में। चलिए, द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज। एक्सपेंड का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा? कंक्लूड करना, कंजेस्ट करना, कन्वर्ट करना, या फिर कंडेंस करना। एक्सपेंड मतलब देखिए कुछ होता है ना, क्योंकि एक्सपेंड मतलब फैला देना, कोई चीज़ फैला देना, तो इसका सही एंटोनिम हो जाएगा कंडेंस, यानी कि एक जगह जमा कर देना, कलेक्ट करने के लिए कंडेंस होता है ना। तो समझे ना कि कोई चीज़ कंडेंस कर दिया, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, तो उसको कंडेंस बोला जाता है। ओके, और एक्सपेंड मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कंडेंसेशन प्रोसेस वगैरह। तो कंडेंसेशन वगैरह में क्या होता है, आप लोग जो वेपर होता है, वेपर कोई चीज़ होता है, तो उसको वेपर को अगर आप प्रेशर वगैरह डालते हैं ना, तो वह जो है धीरे धीरे कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह से आप लोग एलपीजी वगैरह घर में देख रहे हैं, तो वह जो है से कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद ही ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वेपर का, वह क्लोज आ जाता है और लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समझ लीजिएगा एक्सपेंड का सही एंटोनिम कंडेंस होगा। कंक्लूड मतलब होता है कोई चीज़ का रिजल्ट ना, कंक्लूड करना मतलब रिजल्ट करना। कंजेस्ट मतलब होता है ना एक तरह का भीड़, आप लोग बोल सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ओके, भीड़ है, जगह नहीं है। और कन्वर्ट मतलब तो बदलना होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वी मस्ट फिनिश दिस जॉब डैश नेक्स्ट वीक। प्रीपोजिशन भरना है, करेक्ट स्पेलिंग एट, बाय, सिंस और टू। क्या लगना चाहिए इसमें? सही वर्ड चला जाएगा ना, प्रीपोजिशन बाय। वी मस्ट फिनिश दिस जॉब बाय नेक्स्ट वीक। देखिए बाय लगता है, कब लगता है? देखिए जब मान लेते हैं कि आपको कोई काम दिया गया है और आपको कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसको खत्म करना है, यानी कि उस पार्टिकुलर टाइम तक खत्म करना है, तो उस सेंस में आप लोग बाय करते हैं। जैसे आई हैव टू कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स ऑफ जैसे CGL बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ हमको सबको कंप्लीट कर देना है, तो इस तरह से यूज होता है। तो कोई अगर वर्क आपको असाइन किया गया है, उसके लिए अगर टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है कि हाँ उस महीना तक या उस वीक तक या उस डे तक खत्म कर देना है, तब जो है आप लोग प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे। क्लियर? ऐड का उपयोग तो आप लोग बहुत जगह करते हैं, टाइम वगैरह के लिए यूज करते हैं, कोई छोटा प्लेस वगैरह होता है वहाँ भी आप लोग यूज करते हैं। ओके, सिंस का यूज आप लोग जो है से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पढ़े होंगे तो वहाँ पे सिंस का यूज आप लोग देखे होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे मंडे हो गया, 2020 हो गया, ओके, तो इस तरह से आप लोग यूज करते हैं। ओके, तो आंसर नंबर बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का करेक्ट एंटोनिम बताना है। एलियन, नादिर, ओपिक या फिर एरोगेंट। सही स्पेलिंग इसका बी हो गया, नादिर। नादिर जेनिथ मतलब क्या होता है? जेनिथ मतलब कोई चीज़ का पराकाष्ठा, नाम सुने हैं? पराकाष्ठा मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनिथ। कोई चीज़ का अगर मैक्सिमम हाइट पे है कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ का होगा तो उसको जेनिथ बोला जाता है। और नादिर मतलब होता है एक तरह का कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ निम्न स्तर पर होता है, निम्नतम स्तर पर होता है, तब उसको नादिर बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? एलियन का मतलब पराया होता है। ओपिक मतलब कुछ ऐसा पदार्थ होता है
मतलब हाँ, कुछ पदार्थ ही ऐसा होता है जैसे कि आप आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे कि आप वॉल से बाहर देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। एरोगेंट मतलब आक्रामक होता है ना, एक तरह का आक्रामक होता है इसका मतलब एरोगेंट। फिर से एक सिनोनिम बताना है फरी का, एंगर, माइजरी, पेन या फिर एंग्विश। सही स्पेलिंग इसका हो जाएगा एंगर ना, सॉरी, सही इसका सिनोनिम हो जाएगा एंगर। तो एंगर मतलब होता है गुस्सा, फरी मतलब भी गुस्सा होता है, तो जो गुस्सा आप करते हैं उसके लिए फरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो माइजरी, पेन और एंग्विश है, इस सब का मतलब ना एक ही चीज़ होता है, क्या होता है वह होता है कष्ट ना, इस सब का मतलब कष्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, माइजरी, पेन और एंग्विश एक तरह का सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे का ना, और फरी तो हो गया एंगर का। दे हैव रिपेयर द रोड अगेन, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, आपका सेंटेंस है। पहले मैं आपको बताया था, दो चीज़ तो याद रखिएगा, एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करना होगा, रूल्स तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन इसको एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिएगा। कभी भी ना पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नरेशन में होता है, और आपको ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शन देखने को मिल ही जाएंगे कि उसमें टेंस चेंज किया रहेगा। टेंस का चेंज जो होता है वह नरेशन में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस कभी भी कन्वर्ट कर रहे हो तो अगर आपको टेंस चेंज कर दिया हो तो उस ऑप्शन को भी आंख मूंद के जो है आप लोग कट कर लीजिएगा, ओके। और कहीं भी अगर भीतरी यूज नहीं होगा तो भी आपको कट कर लेना है। तो ये सब चीज़ कुछ याद रख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं काटता हूँ, ही हैव रिपेयर्ड है, तो मुझे पता है कि हैव प्लस भीतरी जो होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन अगर देगा तो उसको मैं काट दूंगा, जैसे हैड बीन है कट गया, इज बीइंग है कट गया, हैज है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, दोनों अभी हैज है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बाकी दे हैव रिपेयर्ड द रोड अगेन, द रोड हैज बीन रिपेयर्ड अगेन। अब ये देखिए समवन हैज रिपेयर्ड द रोड अगेन, कौन सही होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, पहले द रोड को उठाइए, द रोड, उसके बाद हैज बीन लगेगा, रिपेयर्ड अगेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका बन जाएगा। समवन हैज रिपेयर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे दे का सेंस है तो उसी तरह एक्टिव सेंस में इसको लिख दिया है, पैसिव जो है से नहीं बनाया गया है। तो समवन हैज रिपेयर्ड को पैसिव बनाना होगा तो हैज के बाद इसका बीन यूज होता है पैसिव वॉइस में। जो देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका हैज और हैव, उसके बाद ना बीन के बाद भीतरी लगता है ना, तो इसको याद रखें, बीन के बाद भीतरी लगता है। टोटल आपको एक्टिव पैसिव में ना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, टेंस का पढ़िएगा तो सिर्फ 8 ही पढ़ना है। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं होता है। तो 3 तो हर एक टेंस से कट गया एक एक, और उसके बाद आपका ये कट गया एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से 8 ही टेंस का कन्वर्जन आपको पढ़ना है। तो टेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब पैसे एक्टिव पैसे कन्वर्ट करना। बाकी सारे जो इंपरेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं वहाँ थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, द बेटर द जोक द डैश इज द लव, यानी कि जोक जितने ज़्यादा बेटर होगा उतना ही ज़्यादा जो है से हंसी आएगा, यानी कि जितना अच्छा कोई जोक आएगा आप हंसेंगे उतना। जैसे होता है ऐसे नॉर्मली कि कोई कुछ जोक सुनाया, कोई हंसा ही नहीं तो कोई सेंस नहीं बना, तो उसका जैसे मतलब मान लेते हैं कि उसका पोपट बन जाता है, हो जाता है ऐसा कुछ। तो यानी जोक अच्छा रहेगा तभी तो हंसेंगे, ठीक है। तीसरा से बोला जा रहा है कि द बेटर द जोक द लाउडर इज द लाफ। अब ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई चीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज हो या ग्रेजुअल डिक्रीज हो तो वहाँ जो है से आपको कंपैरेटिव यूज करना है, और दोनों जो कंपैरेटिव होगा, जो कंपैरेटिव एक तरह का एडजेक्टिव होगा, तो दोनों कंपैरेटिव होगा, दोनों को पहले आर्टिकल द का यूज करना है। ऐसे तो आर्टिकल द जो है से सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, बट कंपैरेटिव के साथ भी जो है आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। सेंस यही है कि जब ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज के बारे में बात किया जाए। जैसे कि क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे द हायर यू गो, कॉमा होगा, द कूलर यू गेट, यानी कि आप जितने ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे उतना ही आपको ठंडा महसूस होगा। तीसरा से द हायर यू गो द कूलर यू गेट, तो हायर के पहले भी द लगा हुआ है, कूलर के पहले भी द लगा हुआ है। तीसरा से अंडरस्टैंड कर ले, यहाँ बेटर के पहले भी द लगा हुआ है और यहाँ पे लाउडर के पहले भी द लगा हुआ है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज के सेंस में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो यूज होगा, लेकिन आर्टिकल द भी यूज होगा, इसको मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन पास्ट में इस पे भी बने हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। क्लियर? तो भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सी डैश वर्क ऑल डे। देखिए अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठाने का मतलब फायदा ये होता है ना कि आप क्वेश्चन अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, और जितना अलग अलग तरह से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओके, लाइफ में जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा ना कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होते जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारा बन जाएगा आपका, क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो अलग तरह से क्वेश्चन बनाइएगा ना तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। सी डैश वर्क ऑल डे, इसमें बोला गया देखिए रीराइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट, यानी कि जो यहाँ पे वर्ब है वर्क, इसको टेंस को आपको सॉरी जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो अभी बताया था सी डैश ऑल डे, ये सेंटेंस तो एक्टिव में होना चाहिए, तो सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए तो यहाँ क्या लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, ऑब्वियसली हैज लगेगा और उसके बाद भी3 लगेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हैड बिन लगा दिए तो पास्ट परफेक्ट हो गया, गलत हो गया। हैड है फिर भी ये भी जो है से आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ पे हैज बिन लगा हुआ है, सी हैज बिन वर्किंग ऑल डे, यह ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो आपको पूछा है सिर्फ परफेक्ट, तो सी हैज वर्कड ऑल डे, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सी हैज वर्कड ऑल डे, सी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ आपको हैज यूज करना होता है, और जितने भी आप लोग देखते हैं आई वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट वगैरह है वो सब के साथ हैव का यूज करना पड़ता है। बाकी किसी भी मॉडल के साथ याद रखिएगा, मॉडल वर्ब के साथ अगर आ रहा है हैज और हैव में से तो वहाँ पे हैव ही आता है ना, जैसे यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिराइट यूजिंग द सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दे डैश द एक्सीडेंट व्हेन दे डैश फॉर द ट्रेन। ध्यान दीजिए पास्ट में 2 घटनाएं होती है, पास्ट में जब 2 घटनाएं घटित हो तो अगर मान लेते हैं जो घटना जो मतलब काम हो रहा है उसके बीच में अगर कोई काम होता है तो जो काम हो रहा है पास्ट में उसके लिए तो आपको पता है कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूअस का मतलब ये था जो वर्तमान में चल रहा है, अगर हम पास्ट वर्ड अगर यूज करते हैं इसका मतलब है कि जो पास्ट में कंटिन्यू था, तो पास्ट में जो एक्शन होगा उसके लिए जो है आपको फास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, यानी कि वाज वेयर प्लस बिफोर लगेगा। लेकिन उसी के बीच में अगर कोई काम होता है, जैसे उसी के बीच में अगर कोई काम होता है ओके, तो उसके लिए आपको सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। समझ गए? एक टेंस क्या बोला कि अगर पास्ट में 2 एक्शन हो रहा है, एक एक्शन जो है से चल रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, और अगर उसी के बीच में कोई एक्शन हो जाता है तब वहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट का अगर देखा जाए तो दे डैश द एक्सीडेंट, तो दे सा लगेगा यहाँ पे, ध्यान समझिएगा सॉ। व्हेन दे यहाँ पे देखिए वेयर लग जाएगा ना, दे के साथ वेयर लगेगा पास्ट में, वेयर और उसके बाद वेटिंग लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। ओके, तो दे सॉ द एक्सीडेंट व्हेन दे वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन, जब ट्रेन का उन लोग इंतजार कर रहा था। सोचिए पास्ट में एक्शन चल रहा है कि ट्रेन का उन लोग इंतजार कर रहा था, उसी के बीच में एक्सीडेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो हुआ ना, एक एक्शन पहले चल रहा था उसी के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए उसमें सिंपल पास्ट यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया, एक्सीडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो देख लीजिएगा दे सॉ द एक्सीडेंट व्हेन दे वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा। समझ गया ना? अच्छे से देख लीजिए कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी। पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, इस किस टेंस का वाक्य है? देखिए यह सेंट, ऐसे तो मैं जो क्वेश्चन है उसको गलत पढ़ा हूँ, गलत क्यों पढ़ा हूँ बताता हूँ। बहुत लोग ने इसको रीड को सोचते हैं ना कि रीड है, यहाँ पे इसका ना प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं रेड होगा, ऐसे जो RED रेड लिखते हैं ना वो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीड जो है जो लिखा हुआ है वह रीड एक्चुअली में नहीं है, यह रेड है। यह रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड रेड रीड। ओके, आप लोग प्रोनाउंस तो इसका थोड़ा अलग करते हैं लेकिन लिखाता READ ही है, समझे ना? तो एक्चुअली में READ यहाँ पे V2 है। अब मुझे कैसे पता चला? मुझे इसीलिए पता चला क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो द प्रिंसिपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर है, तो इसके साथ तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगना चाहिए रीड। तो रीड जो है नॉर्मल फॉर्म में जो V1 होते हैं ना वो प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ अगर V1 के साथ एस और ES लगेगा तब जाके सिंगुलर बनता है। ऐसे नॉर्मल फॉर्म में जो वर्ब होते हैं वह जो है प्लूरल होते हैं, तो एक आदमी उसके साथ प्लूरल की वर्ब क्यों यूज करना है? तो अगर प्रेजेंट में रहता है ना तो रीड्स रहता। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पे, फिर से वही लगाइए, पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। और अगर पास्ट टेंस के अलावा जो है सिंपल पास्ट में अगर कोई टेंस नहीं होगा उसको काटिए, जैसे विल बी है काटिए, हैज काटिए, इज काटिए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा आपको, रोल आपको पता है कि नहीं पता है, काटिए चुपचाप हो गया। पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है ना, तो एक ट्रिक इसको याद रख सकते हैं। अब बता देता हूं, द रिपोर्ट को उठाया जाए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, द रिपोर्ट उसके अनुसार वाज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बन गया,
और उसके बाद वाज रीड रेड रीड, ये रीड का रीड ही होता है, पुट का पुट होता है, हिट का हिट ही होता है, ये सब याद रखिएगा। बाय द प्रिंसिपल लग जाएगा, प्रिंसिपल किसी का पोस्ट होता है ना, कोई पोस्ट के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है ना। एक चलिए चीज हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दे हैव पेंटेड द हाउस, दे हैव पेंटेड द हाउस, इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हैव प्लस V3 यानी कि अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर टेंस चेंज किया होगा उसको काटिए, बताइए आंसर ऐसे निकल गया ना। द हाउस बोट हैज है, द हाउस, उसके बाद हैज लैज है, और परफेक्ट में हैज के बाद बीन होता है, पास्ट में हैड के बाद बीन यूज होता है ना, परफेक्ट में बीन यूज होता है। देखिएगा एग्जाम में कभी बीन हटा के भी दे देता है ना। उसके बाद V3 लग जाएगा, पेंटेड, और बाय देम लग जाएगा, दे का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कंप्लेन राम, राम जो है से कंप्लेन किया, किसी से किया होगा, ठीक है, कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अब यहाँ से देखिए हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ना मैं सारा रूल्स को थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा ना। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्सन होता है टेंस का, वो ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उसी तरह से अगर पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो जो कन्वर्सन है पास्ट इंडिफिनिट का वह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि 1 का 3 और 2 का 4 होता है वहाँ पे कन्वर्सन पास्ट टेंस में, समझ गए। और अगर फ्यूचर के बारे में बात कीजिए तो जो विल होता है उसका वुड हो जाएगा, ठीक है, सेल वगैरह का सूट वगैरह यूज आप लोग करते हैं, मे का माइट वगैरह, तो इस तरह से यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा सारा रूल टेंस का लगभग इतना ही है। तो अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है हैड बीन प्लस V4, क्या होता है, हैड बीन, उसके बाद V4 लगाइए। तो जहां भी हैड बीन प्लस V4 नहीं होगा ना उसको चुपचाप आपको काट देना है, बाकी रूल क्या है उसको ध्यान में मत रखिए, काट दिया जाए। ही हैज है काटा जाए, ही वाज है काटा जाए, ही इज है काटा जाए, इस तरह से देखिए आंसर तुरंत निकल जाता है। तो राम कंप्लेंट किया, यहाँ पे आप लोग को जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ना, या रिपोर्टिंग वर्ब या फिर बोल सकते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह पहले भी आप लोग बाद में भी यूज किया जाता है और पहले भी यूज किया जाता है। तो राम कंप्लेंट दैट लगेगा, ओके। आई हैव बीन, तो यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आता है, चेंज होता है, सन का फॉर्मूला पता होगा ना, SON, चेंज ऑफ जो पर्सन होता है वह सन के अनुसार होता है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो आई जो है सब्जेक्ट राम था, राम के अनुसार सब्जेक्ट क्या आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे ही, उसके साथ हैड बीन लगेगा, उसके बाद V4 वेटिंग, 4 एन आवर, बाकी वर्ड आपको यूज कर देना है। तो इस तरह से इसका सही हो गया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है देयर वेयर नोट डैश कुकुम्बर्स इन द मार्केट। अब यहाँ पे देखिए क्या लगना चाहिए, एनी, नो, सम या फिर फ्यू। सही आंसर यहाँ पे एनी होगा ना। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर बोला जाए इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में वहाँ पे एनी यूज किया जाता है। देयर वेयर नोट एनी कुकुम्बर्स इन द मार्केट, अरे मार्केट में कोई कुकुम्बर था ही नहीं यार, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनी लगा देना है। एनी का यूज आप लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ओके। फ्यू वगैरह का तो नंबर क्लिक करते हैं, सम वगैरह पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, ओके। जैसे आई डोंट वांट एनी कंपनी, तीसरा से हो गया। तो यहाँ पे कोई मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है कि मुझे कोई कंपनी का आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे एनी यूज कर सकते हैं, ओके। आई डोंट नीड एनी बुक्स, ओके ना। और ये एनी सिंगुलर प्लस दोनों में यूज हो सकता है ना, देख लीजिएगा, ओके। तो समझ के एनी का यूज कर देना है। अब यहाँ पे वेयर क्यों लगा इसका रीजन बताता हूँ। देयर वेयर, कभी भी देयर लग जाता है ना तो ये एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट जैसा कार्य करता है देयर, जहाँ पे सब जो है सब्जेक्ट एब्सेंट होता है ना तो वहाँ पे देयर का कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जैसे देयर वाज अ किंग लगा देते हैं, लेकिन अगर बोले जाए देयर वेयर मेनी किंग्स, तो इसका जो वर्ब यूज होता है ना देयर के बाद वेयर, वो अपने बाद वाला देखिएगा जो नाउन होगा वह सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे कुकुम्बर्स था, देख लीजिए, इसके अनुसार जैसे वेयर नोट आया था ना, चलिए मतलब वेयर आया था, नोट तो निगेटिव बनाने के लिए यूज हुआ है। तो आंसर इसका ए हो गया। आज के क्लास को इतना ही तक समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इनफैक्ट मुझे याद नहीं है, बहुत पहले का यह पीपीटी था, तो मुझे याद नहीं है कि यह किसका एग्जाम का है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, किसी का पूछा गया है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसलिए देखे होंगे आपका आंसर लगाया हुआ बहुत पहले का आया था ना। अब न्यू जो मैं बनाता हूँ उसमें टिक वह नहीं लगा कर रखता हूँ,
तो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये लेक्चर वगैरह बनाना होता है, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, एक ही तरह से नहीं। तो फीडबैक जरूर दें, वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।